बच्चों, आज हम जो चीज़ लेके आए हैं वो है सर्वोच्च न्यायालय के कार्य, अधिकार एवं शक्तियाँ। हम इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ते हुए जा रहे हैं। संघीय न्यायपालिका के तहत हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं। तो आगे का यही है कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्य, अधिकार और शक्तियों के बारे में हम पढ़ें। पहला इसमें था कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर दो पार्ट किए गए हैं। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। ठीक है, कितने पार्ट हुए हैं? दो। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। उसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा इसमें है अपीलीय क्षेत्राधिकार, जिसके 4 पार्ट होते हैं: संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशिष्ट। कौन से 4 पार्ट होते हैं अपीलीय में? संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशिष्ट। तीसरे नंबर पे आता है परामर्श क्षेत्राधिकार और चौथे नंबर पे आता है पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। पाँचवें नंबर पे आता है संविधान की सर्वोच्चता। छठे पे आता है संघात्मक। 7 पे आता है मौलिक अधिकार और 8 पर आता है अभिलेख न्यायालय। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हमने देखी इसके दौरान? कौन कौन से सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन से कार्य, अधिकार और शक्तियाँ आती है उसमें? क्षेत्राधिकार सबसे पहले देखा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिसके 2 भाग है। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, दूसरा है प्रारंभिक समवर्ती। अपील दूसरे नंबर पे है अपीलीय, इसके अंतर्गत 4 हैं: संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी, विशिष्ट। परामर्श क्षेत्राधिकार तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। 5वें नंबर पे संविधान की सर्वोच्चता। 6ठे पे संघात्मक। 7वें पे मौलिक अधिकार का और 8वें पे अभिलेख न्यायालय। अब इन सब की डिटेल हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला था हमारा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को 2 भागों में बांटा गया है। जैसा कि हमने इसमें रेखा चित्र में देखा था कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को 2 भागों में बांटा गया है: प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार ऐसे विवाद जिसकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही की जाती है उसे प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार कहते हैं। मतलब कुछ ऐसे हैं जिनकी सुनवाई कहाँ पे होती है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही की जाती हो, उनको एकमेव क्षेत्राधिकार कहते हैं, जिसमें निम्नलिखित विवाद आते हैं। कौन कौन से विवाद इसमें आ सकते हैं? ठीक है, कौन से अनुच्छेद के तहत है ये? अनुच्छेद 131 के तहत। ठीक है, कौन सा? प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। अब कौन कौन से विवाद इसमें आ सकते हैं वो देखते हैं। भारत सरकार वर्सेस एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद। ठीक है, भारत सरकार वर्सेस एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद। यदि हमारे राज्यों में विवाद, एक या एक से अधिक राज्यों में कोई विवाद खड़ा हो जाता है तो हम भारत सरकार से इसकी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे भारत सरकार व एक या एक से अधिक राज्य वर्सेस एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, है ना? पहले में तो क्या था? भारत सरकार वर्सेस एक से अधिक राज्य, और दूसरे में है भारत सरकार व एक या एक से अधिक राज्य वर्सेस एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो विवाद आता है, कौन सा विवाद आता है वो देखते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद। यदि किन्हीं 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वो भी किसके अंतर्गत आ रहा है? प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ रहा है, जिसका अनुच्छेद 131 है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे हमारा था प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। ऐसे विवाद जिनकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ राज्य के उच्च न्यायालय भी कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन? सर्वोच्च न्यायालय के साथ कौन करते? राज्य के जो उच्च न्यायालय है वो भी सुनवाई कर सकते हैं, उनको प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। जैसे कि मौलिक अधिकार संबंधी कोई विवाद है तो वो यहाँ पे हो सकता है। अनुच्छेद 32(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व प्रदान किया गया है। किसके अनुसार? अनुच्छेद 32(1). आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय मौलिक
अधिकारों की रक्षा के लिए निम्नलिखित लेख जारी कर सकता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं इन चीज़ों को। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निम्नलिखित लेख जारी कर सकता है। कौन कौन से लेख होते हैं? एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, दूसरा परमादेश होता है, तीसरा प्रतिषेध होता है, चौथा उत्प्रेषण होता है और पांचवा अधिकार पृष्ठा। ठीक है, कौन कौन से लेख हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण लेख, अधिकार पृष्ठा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय को भी मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व प्रदान किया गया है। किसके अनुसार? अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व प्रदान किया गया है। अब देखते हैं हम अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। यह देश के समस्त राज्यों के उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपीलें सुनता है ना? क्या है? उच्चतम न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय है ना? वो क्या है? भारत का अंतिम, यानी कि जहाँ अंतिम बार हम अपील कर सकते हैं, उससे आगे नहीं कर सकते, तो वो अंतिम अपीलीय न्यायालय है। यह देश के समस्त राज्यों के उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपीलें सुनता है ना? जो भी उच्च न्यायालय में जो भी अपीलें दी गई है, उनको उच्चतम न्यायालय में सुन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्योंकि ये अपीलें सुनता है तो कौन कौन से अधिकार है इस दौरान देखते हैं। नंबर 1 पे संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 135, दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 133 फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 134 134, विशिष्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 132, संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 135। संविधान की व्याख्या का कोई प्रश्न निहित हो। यदि संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न हो तो संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 135 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार वो आता है अनुच्छेद 133 में। मूल संविधान में यह व्यवस्था की थी कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे दीवानी विवादों की अपील की जा सकती है जिसमें विवाद की राशि 20,000 रुपये से अधिक हो। जब विवाद की राशि 20,000 रुपये से अधिक हो, ऐसे की अपील यहाँ पे की जा सकती है। किसमें? दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार में। कब किस में आता है? ये अनुच्छेद 133 में। और मूल संविधान में यह व्यवस्था की थी कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में ऐसी दीवानी विवादों की अपील की जा सकती है जिसमें विवाद की राशि 20,000 से अधिक हो। 30वें संविधान संशोधन 1972 द्वारा दीवानी विवादों के विवाद की राशि को समाप्त कर दिया गया है। जब 30वां संविधान संशोधन हुआ 1972 में, तो दीवानी विवादों से विवाद की राशि को समाप्त कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 134। सर्वोच्च न्यायालय में निम्न परिस्थितियों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपीलें की जा सकती है। कहाँ पे अपील की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में निम्न परिस्थितियों में। परिस्थितियाँ कौन सी है? निम्न परिस्थितियाँ, यानी कि अब हम बताएंगे आपको कौन सी परिस्थितियाँ हैं। उनमें उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। ठीक है, तो नंबर 1, यदि उच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति को उन्मुक्ति के आदेश को रद्द कर अपराधी को मृत्युदंड दे दिया हो, क्योंकि फौजदारी का मामला है। ठीक है, क्योंकि फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार पढ़ रहे हैं, तो क्या है इसमें अपील कौन सी होनी चाहिए? पहले तो ये होनी चाहिए कि यदि उच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति को उन्मुक्ति के आदेश को रद्द कर अपराधी को मृत्युदंड दे दिया हो। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से मुकदमा अपने पास मंगवा कर अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो। ठीक है, उच्च न्यायालय ने क्या किया कि अधीनस्थ न्यायालय से जो नीचे का न्यायालय था, वहाँ से मुकदमा अपने पास मंगवा लिया और मृत्युदंड अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो। यदि किसी उच्च न्यायालय के द्वारा किसी फौजदारी विवाद में यह कहा जाए कि इस विवाद की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, यदि उच्च न्यायालय कहे कि ये तो सर्वोच्च न्यायालय में इसकी अपील की जा सकती है, तो वो भी फौजदारी के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं अपन विशिष्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार। ऐसे विवाद जो उपयुक्त तीनों श्रेणियों में नहीं आते, उन्हें विशिष्ट श्रेणी में रखा जाता है। जो अपन ने 3 श्रेणियाँ पढ़ी ऊपर,
उन तीनों श्रेणियों में नहीं आते, उनको विशिष्ट श्रेणी में रखा गया है। अगला देखते हैं परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति किसी भी संवैधानिक प्रश्न पर या सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। क्या हो सकता है कि राष्ट्रपति किसी भी संवैधानिक प्रश्न पर या सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो परामर्श दे सकता है अथवा परामर्श देने से इनकार कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो परामर्श दे, वरना इनकार कर दे। भारत के संवैधानिक इतिहास में राष्ट्रपति ऐसा 14 बार कर चुके हैं। कितनी बार हो चुका है? यहाँ पे 14 बार ऐसा हो चुका है। अगला इसमें पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार, जो अनुच्छेद 137 के अंतर्गत आता है। सर्वोच्च न्यायालय के ये अधिकार है कि वह अपने द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है, यदि उसने कोई निर्णय सुना दिया है तो वो उस पर पुनर्विचार भी कर सकता है। उचित समझे तो अपने द्वारा दिए गए निर्णय में परिवर्तन भी कर सकता है। यदि उसे लगता है कि पहले का निर्णय किसी कारण से गलत हो गया था या सही नहीं हो पाया था, तो अपने निर्णय में वो बदलाव कर सकता है। अभिलेख न्यायालय, अनुच्छेद 129, उच्चतम न्यायालय भारत का अंतिम अभिलेख न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय क्या है? भारत का अंतिम अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय से अभिप्राय यह है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय सभी अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य, प्रमाण, नज़ीर, दलील के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। किसके द्वारा? साक्ष्य, प्रमाण, नज़ीर, दलील के रूप में स्वीकार किए जाएंगे तथा उच्चतम न्यायालय अवमान के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकता है। ठीक है, मतलब क्या? किसके न्यायालय में साक्ष्य, प्रमाण, नज़ीर, दलील के रूप में स्वीकार किए जाएंगे तथा उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि वो न्यायालय अवमान के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकता है। ये किस में था? अनुच्छेद 129 में। आगे देखते हैं हम संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का रक्षक। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक है ना? सर्वोच्च न्यायालय है जो भारतीय संविधान का अभिभावक है और संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान की अंतिम व्याख्या, अंतिम निर्णय कौन लेगा? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्य, अधिकार और शक्तियाँ कौन कौन सी है और उसमें कौन कौन से अधिकार आते हैं। अगला वीडियो फिर आपके सामने लेकर आएंगे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट में हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा।